हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का 4th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने फेयोल का 14 प्रिंसिपल कंप्लीट किया है और टेलर का 4 प्रिंसिपल कंप्लीट किया है। हम लोग ने 14 + 4 18 प्रिंसिपल्स अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जो हम लोग का क्लास होने जा रहा है ना, वो होगा साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। मैंने आपको बताया था ना कि जो टेलर है उसने प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टेक्निक्स दिए। क्या दिए बच्चे लोग? टेक्निक्स दिए हैं। वो टेक्निक का नाम है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। क्या नाम है? साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। अच्छा भैया, ठीक है, समझ में आ गया। कितने टेक्निक दिए भैया? बहुत ही ईजी है इसका आंसर। उन्होंने 5 टेक्निक्स दिए। कितने टेक्निक दिए बच्चा लोग? 5 तकनीक दिए हैं, लेकिन ये टेक्निक में से किसी एक में और 4 टेक्निक इंक्लूडेड है। इसका मतलब 5 + 4 9 टेक्निक आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो पे हम लोग ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वीडियो को आप अगर 1 बार 2 बार 3 बार देख लिए ना, आपको ज़िंदगी में कभी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलिएगा, मेरा वीडियो ओपन कीजिएगा, कान में हेडफोन डालिएगा एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट, सबसे पहला टॉपिक क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है? फंक्शनल मतलब काम करने वाला, फंक्शनल मतलब काम करने वाला, और फोरमैन का मतलब आसान शब्दों पे इंस्पेक्टर। आसान शब्दों में क्या होता है बच्चा लोग? इंस्पेक्टर। तो काम करने पे आपको अगर कोई इंस्पेक्ट कर रहा है तो उस फंक्शन को बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या कहते हैं बच्चा? फंक्शनल फोरमैनशिप बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। पहला डिवीजन का नाम होता है प्लानिंग डिवीजन। क्या नाम होता है बच्चा? प्लानिंग डिवीजन। दूसरा डिवीजन का मतलब होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक जन क्या करेगा? प्लान करेगा, और एक जन क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया यहाँ तक? तो उसके बाद अगर देखते हैं, एज ही फील्ड दैट अ वर्कर मस्ट बी फ्री फॉर द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन। जो आदमी प्लान कर रहा है उसको प्रोडक्शन में नहीं डालेंगे, और जो आदमी प्रोडक्शन में है उसको प्लानिंग में नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एक होना चाहिए प्लानिंग का, एक होना चाहिए प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, प्लानिंग वाला प्लानिंग करेगा। लेकिन ये दोनों जन जो कर रहा है सही कर रहा है, ये कैसे पता लगा है भैया? सर, ये आदमी प्लानिंग कर रहा है, ये आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, आप मेरे को समझा दिए, बहुत अच्छी बात है। प्लानिंग कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, आपको कैसे पता? प्रोडक्शन कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, वो आपको कैसे पता? उसके लिए ध्यान से उसके लिए हम लोग हर एक डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट के लिए एक फंक्शनल एक्सपर्ट को लाएंगे। क्या बोला? हर एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट के लिए हम लोग फंक्शनल एक्सपर्ट को लेके आएंगे, और उस फंक्शनल एक्सपर्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? क्वालिटी होना चाहिए। पहला, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। मेरे साथ बोलो, इंटेलिजेंट, एडुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट होना चाहिए, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। क्लैरिटी। भैया अभी तक क्या पढ़ाया? भैया अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्निक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रखिएगा। भैया हम लोग पढ़े टेक्निक। टेक्निक में सबसे पहला आपने बताया फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या बताया? फंक्शनल फोरमैनशिप। काम करते हैं, काम करने के लिए हमें कुछ इंस्पेक्टर की जरूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है प्लानिंग, एक होता है प्रोडक्शन। प्लानिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को नहीं पता, प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को नहीं पता। प्लानिंग को जानने के लिए हम लोग एक क्या रखते हैं? फोरमैन। एक क्या रखते हैं? फोरमैन। फंक्शनल को जानने के लिए हम लोग क्या रखते हैं? फोरमैन। फोरमैन के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ क्वालिटी होना चाहिए। पहला क्वालिटी इंटेलिजेंट, दूसरा क्वालिटी एडुकेटेड, तीसरा क्वालिटी एनर्जेटिक, चौथा ऑनेस्ट, पांचवा प्रोफेशनल एक्सपर्ट। क्लियर? एकदम क्लियर है ये पॉइंट, ध्यान से। द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय द टेलर। टेलर बोलता है कुल मिला के 8 फंक्शनल फोरमैन होना चाहिए, 8 इंस्पेक्टर होने चाहिए। कितने इंस्पेक्टर होना चाहिए? 8। 4 होना चाहिए प्लानिंग के लिए, 4 होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। 4 होना चाहिए प्लानिंग के लिए, 4 होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट। क्या पढ़ेंगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कितना होना चाहिए? 4। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना होना चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उसमें भी होना चाहिए 4। उसमें भी होना चाहिए 4। क्लियर? क्लियर है? अच्छा,
पहला रूट क्लर्क, क्या बोला, रूट क्लर्क। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। सबसे पहला रूट क्लर्क और ऐसा इंस्पेक्टर होता है, रूट क्लर्क एक ऐसा फोरमैन होता है जो हम लोग को रूट बताता है कि क्या तुम्हें काम को मशीन से करना है या तुम्हें काम को खुद से करना है, क्या ये काम को तुम्हें मशीन से करना है या ये काम को तुमको खुद से करना है। ठीक है भैया। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, क्या होता है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि ऐसे करो, ये मत करो, वो करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सारा तुम्हें कौन इंस्ट्रक्शन देता है बच्चा, ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्स करने के लिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्स करने के लिए टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ, किस समय स्टार्ट करना है काम को, किस समय खत्म करना है, कितने पैसे में खत्म करना है, कितना बजट होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, इतना पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है, ये सारा कौन देखता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन होगा, मेरे को इतना साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ ये टॉपिक में कंफ्यूजन आया होगा। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क हम लोग को बताता है रूट, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी का, हम लोग को मैनुअल काम करना है कि हम लोग को लेबर से काम करना है। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग इंस्ट्रक्शन क्लर्क के पास गए। इंस्ट्रक्शन हम लोग को ये बताता है हमें काम कैसे करना है, हम लोग को जनरली काम कैसे करना है, ये काम ऐसे करेंगे, ये काम वैसे करेंगे, ये सारा इंस्ट्रक्शन बताता है। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कब काम को स्टार्ट होना चाहिए, कब काम खत्म होना चाहिए, कितने पैसों में स्टार्ट होना चाहिए, कितने पैसों में खत्म होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में डिसिप्लिन बना के, मैंने एक प्रिंसिपल बताया था फेयोल में, याद है, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम लोग कौन देखेंगे, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो आपको डिसिप्लिन पे रखता है, एक ऐसा इंसान जो आपको डिसिप्लिन में रखता है। क्लियर, मैंने रिवीजन भी करवाते जा रहा हूँ। 4 फोरमैन और है ऑपरेशन के अंदर, 4 फोरमैन ऑन है ऑपरेशन के अंदर, जिसको हम लोग प्यार से और एक नाम बोलते हैं प्रोडक्शन। मैं क्या नाम बोलता हूँ, प्रोडक्शन। पहला गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो आपको मशीन ला के देगा, टूल्स ला के देगा और सारा रिसोर्स ला के देगा जिसके कारण आपके काम में किसी भी तरह का डिले नहीं होगा, डिले नहीं होगा। आपको मशीन देगा, आपको टूल्स देगा, आपको और भी कोई चीज़ रिसोर्स की ज़रूरत है वो देगा, जिसकी वजह से आपके काम पे डिले नहीं होगा। स्पीड बॉस देखेगा कि सही समय पे कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पीड बॉस देखेगा सही समय पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस देखेगा कि आपका मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे क्या कोई रिपेयरेंस की कोई ज़रूरत है, रिपेयर की कोई ज़रूरत है, क्या मशीन सही तरीक़े से काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन है कि नहीं। इंस्पेक्टर बोलता है जो क्वालिटी, जो गुड्स आपने बनाया, ये गुड्स तो आपने बना लिया, लेकिन क्या उस गुड्स का क्वालिटी सही है, क्या वो गुड्स का क्वालिटी सही है, क्या वो गुड्स मार्केट तक पहुंचा जा सकता है, क्या वो गुड्स मार्केट तक पहुंचा जा सकता है, ये कौन बताता है, इंस्पेक्टर। कौन बताता है, इंस्पेक्टर। भैया इधर देखो, इधर भैया हम लोग पढ़े टेक्निक में सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैन। फंक्शनल फोरमैन के अंदर 2 चीज़, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन किया जाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग किया जाता है। दोनों अपना काम कर रहा है, लेकिन सही है कि गलत मेरे को नहीं पता, इसके लिए मैंने फोरमैन रखा। इसके लिए मैंने क्या रखा, फोरमैन का कुछ क्वालिटी होना चाहिए, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन टेलर ने बोला 4 फोरमैन हम लोग डालेंगे प्लानिंग पे, 4 फोरमैन डालेंगे हम लोग प्रोडक्शन पे। पहला क्या है भैया, रूट कलर, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, टाइम और तुम्हारा डिसिप्लिन। रूट में हम लोग को बताता है मैनुअल काम करना है कि मशीन के द्वारा। इंस्ट्रक्शन में मेरे को जनरल इंस्ट्रक्शन मिलता है। टाइम में और कॉस्ट में मेरे को सही तरीके से खत्म हो रहा है कि नहीं और सही पैसे पे खत्म हो रहा है कि नहीं। डिसिप्लिन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मान रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर गैंग बॉस मेरे को सारा रिसोर्स ला के देता है। रिपेयर बॉस रिपेयर करके देता है। उसके बाद एक होता है स्पीड बॉस, सही समय पे कहीं काम खत्म हो रहा है कि नहीं। और एक होता है तुम्हारा इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी ऑफ गुड्स बना है वो सही है कि नहीं। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही लंबा था। अब थोड़ा सा इजी आएगा और मैं तुमको फटाफट ये वाला कंप्लीट कराऊंगा। ध्यान से सुनना। बोलता है दूसरा टेक्निक है, ये दूसरा टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता क्या है भैया? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बेटरमेंट, धीरे धीरे बेटरमेंट करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सिंप्लीफाई, सिंपल कर देना कामों को। सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपल कर देना। अच्छा, एक एग्जांपल समझते भैया, नहीं समझ में आया अभी तक तो हमको, ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा ना, ध्यान से सुनो। एक समोसा दुकान है, क्या दुकान है? एक समोसा दुकान है। समोसा दुकान समोसा बनाता है भैया, और बनाएगा क्या? आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? ठीक है बाबू, पहले समोसा बनाने में 100 समोसा बनाने में उसे 15 घंटा लगता था। 100 समोसा बनाने में उसे 15 घंटा लगता था, लेकिन आज से 5 साल बाद यही 100 समोसा बनाने में क्या उसे 15 घंटा लगेगा? आप लोग पहले आंसर दीजिए। एक बात बताओ, एक इंसान 2005 में 100 समोसा बनाने के लिए कितना घंटा लेता था? 15 घंटा। 2010 में क्या वही 100 समोसा बनाने में उसने 15 घंटा लेना है कि 10 घंटा लेना है? कम लेना है ना, उससे कम लेना है ना? हाँ भैया कम लेना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। हम लोग सीख गए काम कैसे करना है, हमें पता चल गया। पहले समोसा क्या बनाएंगे, पहले मैदा लेंगे कि पहले आलू लेंगे कि पहले तेल लेंगे, ये मेरे को पता चल चुका है। अब मैं ये काम को और जल्दी करूँगा। अच्छा भैया, यहाँ से 5 साल फिर बाद ये 10 घंटा लेगा कि सिर्फ 5 घंटा में ही 100 समोसा बना देगा? भैया 5 घंटा में बना देगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? टाइम से बचा रहे हैं। ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है और टाइम क्या हो रहा है? घट रहा है। प्रोडक्शन टाइम घटते जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। प्रोडक्शन पर यूनिट, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे क्लास 12 में, प्रोडक्शन पर यूनिट बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये तो हुआ सिंप्लीफिकेशन भैया, ठीक है समझ में आ गया सिंप्लीफिकेशन। भैया एक चीज़ बताइए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक बात समझो, 2 दुकान है, एक दुकान अभी 15 दिन पहले खुला है और एक दुकान 15 साल पहले खुला है। एक दुकान 15 दिन पहले खुला है और एक दुकान 15 साल पहले खुला है। ये भी समोसा बना रहा है और ये भी समोसा बना रहा है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप दुकान नंबर ए या दुकान नंबर बी, आप दोनों में से किसका समोसा खाओगे? आप दोनों में से किसका समोसा खाओगे? अगर मैं खाना चाहूँगा तो मैं तो बी का खाऊंगा। मैं किसका खाऊंगा? चलो मैं बी का खाऊंगा। क्यों भैया बी का क्यों खाओगे? एक बार बताओ, 15 साल से समोसा बना रहा है तो क्या इसका क्वालिटी प्लस इसका जो टेस्ट है वो अनबीटेबल हो सकता है? क्या बहुत ही मस्त बनाता होगा, टेस्टी बनाता होगा, लेकिन ये जो 15 दिन पहले बना रहा है, हो सकता है इसका क्वालिटी खराब हो सकता है इसका जो तुम्हारा टेस्ट है वो खराब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे, ज्ञान, पहले ही बोला था ना मैंने, ये जनरल प्रिंसिपल्स है, ये ज्ञान बोला जाता है इसको। तो बोला जाता है आप जितना ज़्यादा दिन काम करोगे उतना ज़्यादा आपके काम पे निखार आएगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाओगे। ध्यान से समझते, ध्यान से सुनते। एक लास्ट एग्जाम्पल, ध्यान से। मैं जब क्लास 11 में था, मैं तब से टीचिंग कर रहा हूँ, और जब मैं बीकॉम में गया मैं तब से बीएसटी पढ़ा रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट बैच था वो 2020 में था। फर्स्ट बैच था वो 2020 में स्टार्ट किया था मैंने। उस समय मैंने बीएसटी पढ़ाया था, पूरा कोर्स पढ़ाया था। उस समय मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए थे और उस वक्त मैंने जैसा पढ़ाया था, जैसा डिलीवरी दिया था पढ़ाना, वो बेटर होगा कि 2023 में जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल, वो क्लैरिटी, वो डिलीवरी अच्छा होगा। आप लोग बताओ, पहला बैच जब मैं पढ़ाया था वो अच्छा पढ़ाया होगा कि आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ आज अच्छा पढ़ा रहा हूँ? भैया आज जब आप पढ़ा रहे तो आज अच्छा पढ़ा रहे। इसका मतलब आप में सुधार हो रहा है। आप में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो गया। आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज हो गया। आप सुधार करते चल गए। इतना चीर फाड़ के बाबू पढ़ा दिया, मैं एग्ज़ाम में तुम लोग से गलती नहीं चाहता हूँ, बस मेरे को यही चाहिए, एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है,
Standardization means betterment, simplification means simplify. Standardization should maintain the right from selection of tools, equipment, machinery. Standardization हम लोग करते हैं कैसे? अपने tools को select करके, equipments को select करके, machine को select करके, and maximize the output by keeping the quality intact. हम लोग अपने quantity को बढ़ाते जाते हैं, अपने quantity को क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं. हम लोग का quality same रहता है, हमारा quality same रहता है. Quality means size, type, weight, etc. And according to this principle, Taylor insists we should use work study in order to maximize our product at a standard quality. भैया एक वर्ड आया यहाँ पे, भैया यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या है बाबू वो वर्ड? वर्क स्टडी. भैया यहाँ पे एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है? वर्क स्टडी. हमें समझ में नहीं आया वर्क स्टडी क्या होता है. बाबू देखो नीचे लेके जाते हैं. वर्क स्टडी आया ना, थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, मैं आपको वर्क स्टडी समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस. अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं. तीसरा नंबर, अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बहुत ही इजी है, तुरंत खत्म होगा. मान के चलते हैं दो एम्प्लॉई है, मिस्टर सर्कल, मिस्टर स्क्वायर. इसे भी 100 बनाना है, इसे भी कितना बनाना है? 100. अब तक आप लोग ये एग्जांपल से क्लियर हो चुके होंगे. इसे भी 100 यूनिट बनाना है, इसे भी 100 यूनिट बनाना है. एक यूनिट बनाने पे 5 रुपया मिलेगा. एक यूनिट बनाने पे 5 रुपया मिलेगा. अगर आप लोग जितना यूनिट बनाओगे उतना यूनिट आपको मिलना चाहिए. मिस्टर सर्कल ने 500 यूनिट बनाया और मिस्टर स्क्वायर ने 90 यूनिट बनाई. ध्यान से सुनना, एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है. मिस्टर सर्कल ने 500 यूनिट बनाया और मिस्टर स्क्वायर ने 90 यूनिट बनाया. तो मिस्टर सर्कल को कितना मिलना चाहिए? 500 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 2500. और इसे मिलना चाहिए 90 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 450. क्या ये सही लग रहा है? क्या ये सही कैलकुलेशन है? क्या यहाँ पे सही लग रहा है? आपको कहा अंदर से लग रहा है कि मिस्टर सर्कल के साथ नाइंसाफी हुआ है? क्या आपको ऐसा लग रहा है मिस्टर सर्कल के साथ नाइंसाफी हुआ है और मिस्टर स्क्वायर के साथ अच्छा है, मतलब कुछ दंड नहीं मिला, उसे पनिशमेंट नहीं मिला? अगर कोई इंसान 100 का 500 बना रहा है, इसका मतलब वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, वो एम्प्लॉय बहुत दिल के करीब है, उसे अच्छा पैसा मिलना चाहिए. उसे क्या मिलना चाहिए? बोनस मिलना चाहिए. अगर इसका जैसा एम्प्लॉय नहीं रहे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो बेकार हो जाएगा ना. इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप लोग डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दो. उसे आप लोग नॉर्मल एम्प्लॉय जैसा पैसा मत दो, उसे कुछ बढ़ा के दो. उसे कुछ क्या दो? बढ़ा के दो, जिससे उसको मोटिवेशन मिले. बस इतना ही था इसके अंदर. क्या बोला भैया? Taylor suggested that the payment mechanism should be different from efficient and the inefficient employee. जो अच्छा employee है उसका अलग होना चाहिए, जो खराब employee है उसका अलग होना चाहिए. Extra wages should be paid to the efficient employee to motivate them. Due to extra wages, more and more employee want to become efficient. As a result, production will automatically get increased. अगर आप extra payment दोगे ना तो सब लोग काम करना पसंद करेंगे. सब सोचेंगे मैं भी बनाऊंगा. मेरे को अगर 500 यूनिट मिलेगा तो यहाँ पे 5 की जगह 10 हो जाएगा. मान के चलो, अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मेरे को पता चले कि अगर आप 5 यूनिट के, अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा बनाते हो तो आपका वेज रेट सिस्टम कितना हो गया? 10 रुपया. तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000 रुपया. तो आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे. और अगर आप 100 से कम बनाए तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 3 रुपया. तो भैया यहाँ पे कितना हो गया? 270 रुपीज़. तो टेलर बोलता है कि हम लोग सबको एक्स्ट्रा वेज सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, उससे हमारा एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा. भैया हम लोग का सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं. मेंटल रिवोल्यूशन. टॉपिक का नाम क्या है? मेंटल रिवोल्यूशन, दिमागी खेल. दिमागी खेल के अंदर देखो मैंने क्या लिखा? सेम एज प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी प्लस कॉपरेशन प्रिंसिपल ऑफ टेलर. टेलर का 2 प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में. पहला जो
प्रिंसिपल था, उसका नाम क्या था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाईचारा में होना चाहिए काम। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, आज के वीडियो में आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, मैंने उम्मीद कर रखा ये होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए जो पहले वीडियो में था। भैया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन किस प्रिंसिपल को रिप्लिकेट करता है? फेयोल वाला। अच्छा ठीक है भैया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि हम लोग पढ़े थे कि भैया सारे एम्प्लॉय को हम लोग को साथ लेके चलना चाहिए, उन लोगों से भी हम लोग को पूछना चाहिए। ये सेम चीज यहाँ पे दोबारा लिखा गया है टेक्निक्स में, ये सेम चीज यहाँ पे दोबारा लिखा गया है टेक्निक्स पे। ये टेक्निक के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, कितने पार्ट लिखे हुए बाबू? 3 पार्ट लिखे हुए। पहला, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, मैं तुम्हारे लिए चिड़चिड़ा बन जाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या बन जाऊं? चिड़चिड़ा बन जाऊं। अरे मेरा जो प्रिंसिपल है ना, मेरा जो मास्टर, मेरा जो बॉस है ना, साला 1 नंबर का खड़ूस आदमी है, हमको उसके पास काम करने का मन ही नहीं करता, तो मैं कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। कॉपरेशन अमंग द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट, भैया हम लोग दोनों के बीच में कॉपरेशन नहीं हो पा रहा। मैं तुमको कुछ बोलता हूँ, तुम चिढ़ जाते हो, तुम मेरे को कुछ बोलते हो, मैं चिढ़ जाता हूँ, तो हम लोग दोनों के बीच में कभी भी कॉपरेशन नहीं हो सकता। रूलिंग आउट द फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रीजस, मेरे को ऐसा फील होता है कि साला हर बार हम ही को बोलता है। 10 एम्प्लॉय है, 10 में से कोई भी लेट होगा उसको कुछ नहीं बोलेगा, मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगा मेरे को तुम सुनाने लग जाएगा, बस मेरे को ये एम्प्लॉय मेरे को नहीं बनना, इसका मेरे को काम नहीं करना, मेरे को पसंद नहीं है ये आदमी, इसको बोलते हैं हम लोग सस्पिशियस। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, समझ में आया? अच्छा, सस्पिशियस का एक और मतलब होता है, उसको वो बोलते हैं हम लोग शकी दिमाग, शक करना, लेकिन यहाँ पे शक नहीं है, यहाँ पे सस्पिशियस का मतलब होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अच्छा भैया भयंकर टॉपिक आ रहा है, भयंकर टॉपिक। वीडियो को अगर आपको पॉज करके 2 मिनट सांस लेना तो ले लो, लेकिन भयंकर टॉपिक आ रहा है, एक बार में देखना और मस्त समझना। वर्क स्टडी, इसी के अंदर 4 और है, इसी के अंदर और 4 है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये पूरा चैप्टर में सबसे हार्ड पार्ट है, जिसको मैं एकदम बच्चा जैसा समझाऊंगा, एकदम बच्चा जैसा। वर्क स्टडी के अंदर 4 तरह का स्टडी है। कितने तरह का स्टडी है? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला बोलता है फैटिग्यू स्टडी, पहला बोलता है फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू आया है फैट वर्ड से, किससे आया है? फैट वर्ड से, और फैट का मतलब होता है लेजी, फैट का मतलब होता है लेजी। अच्छा, टेलर बोलता है अगर कोई इंसान मतलब एम्प्लॉय कोई काम को करता है तो वो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? लेजी हो जाता है, बोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बोर हो जाता है, उसको वो काम करने का मन नहीं करता। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप लोग अगर दिन में 2-4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ लेते हो ना, फिर लगता है अरे यार अब और नहीं पढ़ा जाएगा, बस अब हमको बख्श दीजिए, अब हम और नहीं पढ़ेंगे। मम्मी को बोलते होंगे बचपन में, नहीं तो अभी भी बोलते होंगे, मैं तो आज भी बोलता हूँ। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था, मैं भी मम्मी को बोलता था अब नहीं पढ़ूंगा, अब मेरे को सोने दो, अब मेरे को कुछ खाने दो, अब मेरे को कुछ खेलने दो, ये सब चीज़ यहाँ पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ लेजीनेस ऑफ द एम्प्लॉय, लेजीनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जनरली द मैनेजमेंट सी 3 थिंग्स इन द वर्कर, 3 बातों का ध्यान रखा जाता है इसमें। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक एम्प्लॉय कितना देर के लिए आराम करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना बार आराम करता है, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, क्या बोला? द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल होता है, मतलब एक दिन में 5 बार 4 बार कितना बार होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हर 5 मिनट में कर रहा है कि हर 10 मिनट में कर रहा है कि हर 15 मिनट में कर रहा है। समझ में? सबसे पहला कितने टाइम के लिए कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहा है, और कितने नंबर में कर रहा है। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो थक जा रहा है, टायर्ड हो रहा है सेम काम को बार बार करने के लिए। टेलर सजेस्ट करता है वी शुड आइडेंटिफाई द वेस्टेज एंड फाइंड अ मेथड टू एलिमिनेट दोस वेस्टेज। मेरे को ये बात समझना चाहिए और उसका काम में कुछ चेंज करना चाहिए, उसको चैलेंजिंग वर्क देना चाहिए। भैया पहला क्लियर है ना, बहुत अच्छा से। अच्छा, दूसरा मेथड स्टडी। भैया एक इंसान है, वो एक काम को अलग मेथड से कर सकता है, मैं वो काम को अलग मेथड से कर सकता हूँ, कोई और है वो इंसान को कोई अलग मेथड से कर सकता है। लेकिन ये बताओ ये तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तो ये बेस्ट मेथड जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए?
मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ वो मेथड करने में मेरे को 15 मिनट लगता है, तुम जिस काम के लिए कर रहे हो वो काम करने में मात्र 5 मिनट लगता है, तो मेरे को तो तुम्हारा मेथड लेना चाहिए। तुम मेथड अच्छा इस्तेमाल कर रही हो, तो ऑर्गेनाइजेशन वो मेथड को जानता है, वो समझता है। This method is used to find out one of the best method or way of performing the job which keep the production cost minimum and make the maximum use of the resources। इससे ऐसा एक मेथड को हम लोग चुनते हैं जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए और हम लोग का रिसोर्सेज बढ़ जाए। Taylor suggested to try all the method and according to the result we should select our method and minimize our cost and maximize the production। सेम बात लिख दिया, हम लोग को सारा मेथड को पढ़ना चाहिए और मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड को चूज करना चाहिए। भैया टाइम स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर, 3 तरह का ऑब्जेक्टिव, 4 तरह का ऑब्जेक्टिव है। पहला, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू द फॉर्म। भैया स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी काम को करने के लिए, ध्यान से 1 सेकेंड। स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी काम को करने के लिए, कि भाई ये काम करोगे तो लगभग 10-15 घंटा लग जाएगा, ये वो स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है भैया, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टारगेट, भैया स्टैंडर्ड टारगेट क्या होना चाहिए कि इतना तो 1 महीना में बनाना ही पड़ेगा, 100 यूनिट तो बना ही लोगे तुम लोग, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टारगेट। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, नंबर्स ऑफ वर्कर्स। रिक्वायर्ड, कितना वर्कर आपको चाहिए, कितना वर्कर आपको चाहिए। अच्छा भैया ठीक है। लास्ट बोलता है कैटेगराइजिंग द वर्कर इन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। भैया जो वर्कर आपको चाहिए उसमें से आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए कि आपको अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इतना स्टडी कर लिए तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर 4 चीज होता है भैया, एक बार समझ आइए। पहला, कितना समय चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या है 5 घंटा। भैया स्टैंडर्ड टारगेट क्या है, एक इंसान 1 महीने में 100 यूनिट बना सकता है। कितना वर्कर चाहिए ये काम करने के लिए आपको, और ये वर्कर आपको स्किल चाहिए कि अनस्किल्ड चाहिए, ये चारों चीज आपको समझना पड़ेगा, स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड। टेलर सजेस्ट to use the above element in order to select the time of production, a manager should observe 100 time before coming to any conclusion। हमें ऊपर की 4 बातों को समझना चाहिए और उसके मदद से कोई कंक्लूजन लगाना चाहिए। लास्ट स्टडी जिसका नाम दिया है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं ना, तो वो लोग बार बार उठते हैं, बार बार क्या करते हैं, उठते हैं, मूवमेंट करते हैं। कभी कोई इंसान उठ रहा है चाय पीने के लिए, कभी कोई सिगरेट फूकने के लिए, कभी कोई वॉशरूम के लिए, तो सारा मूवमेंट एक मैनेजर आता है और उसके पीछे लग के सारा मूवमेंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि ये 10 बार उठा चाय पीने के लिए, 5 बार वॉशरूम जाने के लिए, ये 5 बार उससे बात करने के लिए, 5 बार पेन गिराया, 5 बार पेन उठाने के लिए झुक रहा है। ये सारा को हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी। मैनेजर हर एम्प्लॉय का मोशन स्टडी देखेगा और उस मोशन स्टडी को कम रिड्यूस किया जाएगा। एग्जांपल देता हूं, समझो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान के चलो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे को टी पीना है, मैं दिन भर में 5 बार चाय पीता हूं और 5 बार चाय पीने के लिए ऑफिस से नीचे बिल्डिंग में उतरता हूं, जिसमें पर हर बार मैं 30 मिनट वेस्ट करता हूं। हर बार मैं 30 मिनट वेस्ट करता हूं, इसका मतलब मैं 300 मिनट, मतलब कि तुम्हारा 10 आवर, सॉरी, इसका मतलब 150 मिनट, इसका मतलब 1.5 आवर मैं क्या कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 आवर क्या कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, 1.5 आवर वेस्ट कर रहा हूँ। 8 घंटा की ड्यूटी में मैंने 1.5 घंटा क्या किया, चाय पीने में बर्बाद कर दी। तो ये 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ध्यान से समझते। फिर से मैं चाय पीने के लिए बाहर उतरता हूँ 5 बार के लिए, पर एक बार जाता हूँ तो 30 मिनट बाद आता हूँ, इसका मतलब मैं 1.5 घंटा चाय पीता हूँ पूरे दिन भर में। 8 घंटा का मेरा शिफ्ट है, 8 घंटा में अगर मैं 1.5 घंटा चाय पीने में लगा दिया तो काम कितना घंटा कर रहा हूँ मैं, मात्र 6.5। तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम स्टडी, ये चीज़ को सॉरी मोशन स्टडी। क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन स्टडी। फ्यूल क्या, टेलर क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। The scientific technique of the motion study is conducted by the objective of the motion study to determine the movement of the worker when they are performing the job। वो लोग का मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है।
डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हुआ है वो प्रोडक्टिव था कि अनप्रोडक्टिव? मेरा चाय पीने की वजह से क्या कंपनी को कोई फायदा है? नहीं है। मेरा चाय पीने से कंपनी को कोई फायदा नहीं है, तो ये अनप्रोडक्टिव है। ये क्या है तुम्हारा? अनप्रोडक्टिव। लेकिन मैं जेरोक्स निकालने जा रहा हूं तो कंपनी का फायदा है ना, क्योंकि मैं कंपनी के लिए जेरोक्स निकाल रहा हूं। क्लियर है भैया? फॉर कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टेबल मटेरियल, तो जेरोक्स निकालने का जो टाइम है उसको कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन चाय वाले को हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे और बोलेंगे अब किसी को नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं काम करता हूं, मैं अपने ऑफिस में ही चाय का एक ठो मशीन लगवा देता हूं, जिसको चाय कॉफी पीना है वो वहीं पे चाय पी सकता है। टू डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर, और हम लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को बंद कर देते हैं। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। द मैनेजर शुड ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग द जॉब, नोट डाउन ऑल द मूवमेंट एंड फाइंड द अनप्रोडक्टिव एंड एलिमिनेट दैट मूवमेंट। हम लोग सारे को मूवमेंट को क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करने के बाद हम लोग उसको ये देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। हम लोगों ने पूरा टेक्निक्स कंप्लीट कर दिया और 90% चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। 90% चैप्टर हम लोग का क्या हुआ? खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज के छोटे से वीडियो पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये पढ़ लेना, 5 पॉइंट है, समझते। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फेयर? फेयर ने अलग दिया, टेलर ने अलग दिया, लेकिन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज था। पहला, दोनों का मेन आदमी, दोनों का जो मेन था ना, वो लोग एफिशिएंसी बढ़ाता था। दोनों का ही प्रिंसिपल क्या करता था? एफिशिएंसी बढ़ाता था। दोनों का फोकस था एफिशिएंसी बढ़ाने में। दोनों कॉपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। दोनों कॉपरेशन हार्मोनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। दोनों ने इंपॉर्टेंस दिया है किसके ऊपर? इंडिविजुअल इंटरेस्ट और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। वो दोनों ने बोला है कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। दोनों ने बोला है डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए एज पर स्पेशलाइजेशन, एज पर स्पेशलाइजेशन। और प्रिंसिपल ऑफ बोथ यूज एट द बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। और दोनों का ही प्रिंसिपल हम लोग आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट को सुधारने के लिए, हम लोग के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए। अब हम लोग सिर्फ एक मेरिट डिमेरिट बचा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और एक फीचर बचा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मेरे तक पहुँचिए कि अब मेरे को ये सब डाउट हो रही है। मेरे इंस्टाग्राम में भी जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप मेरे तक कैसे भी पहुँच सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी तरह का डाउट होगा, बिंदास मेरे तक पहुँचिए, मैं आपके किसी भी रूप में मदद करने के लिए रेडी हूँ। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।